1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, उस समय से उपभोक्ता जागृति और चेतना के लिए कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर और विश्व के स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन करते आ रहे हैं। यह सौभाग्य का विषय है कि जब हनुमानगढ़ जिला वृहद श्री गंगानगर जिला था, उसी समय इस क्षेत्र के अंदर उपभोक्ता जागृति के लिए सूत्रपात हुआ, उपभोक्ता संरक्षण समिति अस्तित्व में आई। और मेरा यह सौभाग्य है कि 1998 से निरंतर इस संस्था को नेतृत्व देते हुए इस जिले के साथ साथ राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था ने अपनी पहचान बनाई। मैं यहाँ विश्व उपभोक्ता दिवस के संदर्भ में आपके अभिज्ञान में लाऊं कि 1998 से लेकर आज तक राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन जिला उपभोक्ता मामला विभाग और संस्था की सहभागिता से आयोजित होता रहा है। वह अलग विषय है कि कभी उसका आयोजन का केंद्र हनुमानगढ़ रहा है, तो कभी संग्रिया रहा है, और कभी इस तरह की परंपरा भी रही है कि विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन जिला मुख्यालय पे हो जाए और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का आयोजन संग्रिया, क्योंकि वो इस क्रांति का स्थल है, वहां आयोजित हो जाए। विगत 2 विश्व उपभोक्ता दिवस हमें उस विकट काल में, पिछला विश्व उपभोक्ता दिवस जब आयोजित होने वाला था वो भी जिला मुख्यालय पे था, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि वो आपात परिस्थितियों में उसे रोका गया और हमने उसको YouTube चैनल के माध्यम से उसे मनाया और वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी हमें उसी कोरोना काल में उसी तर्ज के ऊपर बहुत सीमित लोगों के बीच में मनाना पड़ा। और आज हम टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन पर एक ऐसे गंभीर विषय पर विचार कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इस विचार जब ये विषय आया, हमारे कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा इस विषय की घोषणा की गई, तो बहुत से उपभोक्ताओं के, उपभोक्ता कर्मियों के, कार्यकर्ताओं का एक प्रश्न था कि यह विषय उपभोक्ता से संबंधित कैसे है, क्योंकि हमने उपभोक्ता की परिभाषा को हमेशा इस विषय में ढालने का प्रयास किया है कि कोई व्यक्ति कोई धन देकर कोई सेवा या वस्तु खरीदता है, वह उपभोक्ता है। बड़ा मंथन का विषय था कि ये टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन उपभोक्ता जागृति से संबंधित कैसे विषय है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी विद्यालय या महाविद्यालय में किसी प्लास्टिक के संदर्भ में दुष्प्रभावों को बचाने के लिए कोई विषय हो जिसका उपभोक्ता संरक्षण से कोई संबंध नहीं हो। मैं अपनी इस विषय पर बात रखने से पहले सबसे पहले इस बात को स्पष्ट करूंगा कि कंज्यूमर इंटरनेशनल द्वारा इस विषय को उपभोक्ता संरक्षण से किस तरह से जोड़ा गया है। हमारे भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अस्तित्व में आया, जिसे 2020 के अंदर नया रूप दिया गया है, जिसमें संशोधन किए गए हैं, कुछ बातें जोड़ी गई हैं, कुछ बातें हटाई गई हैं। उस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने हमें 6 अधिकार दिए हुए हैं। सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। अब मैं यहां एक बात बड़े खेद के साथ कहूंगा, वह यह है कि भारतवर्ष में उपभोक्ता जागृति और उपभोक्ता क्रांति आज भी शिशु काल के अंदर है। हम उपभोक्ता संरक्षण के उन मानकों से बहुत पीछे हैं जिस पर दुनिया चल रही है। यह बात इसलिए कही
चूंकि मैंने उपभोक्ता संगठन कर्मी के रूप में इस संस्था का प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हमारे इन अधिकारों को संशोधित करने की बात विभिन्न मंचों पर उठाई, और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के अंदर ये इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को संशोधित किए जाने का प्रारूप तैयार हुआ और उसके लिए जो परवर समिति गठित होती है उसमें मेरी संस्था की तरफ से जो सुझाव भेजे गए, ये बात मैंने इसलिए कही क्योंकि ये जो ड्राफ्ट 2020 में आया है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इसका प्रारूप तैयार हुआ और पिछली नरेंद्र मोदी साहब की भारतीय जनता पार्टी की सरकार निकल गई और अगली सरकार में लगभग 10-11 साल पुराने ड्राफ्ट के ये संशोधन, जिसे हम नया रूप कह रहे हैं, ये है। और एक दशक के अंदर दुनिया कितनी बदल गई उस चीज का एहसास हमें नहीं है। ये हमारे विधायी की जो प्रक्रिया है उसकी सरकारों की प्राथमिकताएं और उनकी हमारे आज के युग के प्रति कितनी संवेदना है इस बात को प्रकट करती है। उसमें जो मैंने सुझाव इस संस्था की तरफ से प्रेषित किए उसमें एक बात कही थी कि ये उपभोक्ता के 6 अधिकार केवल भारत में हैं। एक महत्वपूर्ण अधिकार पूरी दुनिया को और प्रदत्त है, वह अधिकार उपभोक्ता के अधिकार के रूप में सम्मिलित होना चाहिए, जिसे उस प्रवर्तक समिति द्वारा भी सम्मिलित नहीं किया गया और संशोधन 2020 के अंदर होते हैं तो उस समय भी सम्मिलित नहीं किया गया। वह आज भी हम उपभोक्ता कार्यकर्ताओं की मांग अडिग है और वह अधिकार था हमारे स्वच्छ पर्यावरण का। यह विषय उपभोक्ता से संबंधित भारत में अटपटा लग सकता है लेकिन विश्व परिदृश्य में अटपटा नहीं है, क्योंकि वो आपके स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार विकसित देशों के अंदर उपभोक्ता के अधिकारों में सम्मिलित है। मैं आपको एक बात ईमानदारी से कह रहा हूं कि विषय अस्तित्व में आने के बाद राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में और दिल्ली में जो हमारे उपभोक्ता संगठन कार्यरत हैं उनसे जब मैंने चर्चा की तो आप एक सर्वेक्षण के नाते ही पता कर लें, इस विषय के ऊपर आज का विश्व उपभोक्ता दिवस नहीं मनाया जा रहा। इस विषय को न समझकर, अनदेखी कर, या तो आज जो संगोष्ठियां आयोजित हो रही हैं वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के नए प्रारूप पर हो रही हैं या ऑनलाइन जागरूकता के संबंध में हो रही है, इस विषय को छोड़, क्योंकि ये विषय भारत में बिल्कुल उपभोक्ता से संबंधित बिल्कुल अटपटा लग रहा है। कोचर साहब ने इन दुष्प्रभावों की बात कही। मैं कानून से पहले विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए एक बात जरूर कहूंगा कि जो प्लास्टिक है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और सल्फर का मिश्रण है। इनके कॉम्बिनेशन से जब प्लास्टिक तैयार होता है और उस प्लास्टिक का प्रचलन हमारे जीवन में बढ़ गया। कैसे बढ़ा? पैकिंग मटेरियल्स को लेके बढ़ा, शादी ब्याहों में जो हमारे पारंपरिक तरीके थे वो बदल गए, वहां यूज एंड थ्रो के रूप में प्लास्टिक का उपयोग होने लग गया और चूंकि इसकी कॉस्टिंग कम पड़ रही थी तो इसका प्रचलन जो है वो बढ़ता ही चला गया और थोड़ा कैरी करने में आसान। और आपको एक आश्चर्यजनक तथ्य बताऊं कि सीमेंट और स्टील के बाद में प्लास्टिक का मार्केट ही ऐसा है जिसका सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। सर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनग्राफी की 2019 की रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जिसमें यह कहा गया है कि विश्व में अगर विगत वर्ष की बात करें तो प्लास्टिक का उत्पादन 300 मिलियन मैट्रिक टन था
जो एक साल में बढ़कर 360 मिलियन मैट्रिक टन हो गया। हर साल विश्व में 500 अरब प्लास्टिक बैग्स का उपयोग किया जाता है। 10 लाख प्लास्टिक बोतलें खरीदी जाती हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2015 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्रथम व द्वितीय श्रेणी के शहरों में हर दिन 25,490 टन प्लास्टिक कचरा उत्पादन किया जाता है। ये प्लास्टिक जो है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुमान भी है। 2050 तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि मछलियों की तुलना में महासागर में प्लास्टिक अधिक होगा। प्रतिवर्ष प्लास्टिक का प्रदूषण 1 लाख समुद्री स्तनधारी और कछुए और 1 मिलियन समुद्री पक्षी मारे जाते हैं इस प्लास्टिक के कारण। अनुमानित 8 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल हमारे नगरों में प्रवेश करता है और हर साल उत्पादित होने वाले प्लास्टिक का 50% एकल उपयोग करने वाला प्लास्टिक होता है और उत्पादित प्लास्टिक का 40% पैकिंग के अंदर और एक उपयोग के बाद इसको छोड़ दिया जाता है, इसको दोबारा उपयोग में नहीं लिया जाता। ये कुछ प्लास्टिक के बारे में आंकड़े हैं। अब इसकी भयावह स्थिति क्या है, हम क्यों घबरा रहे हैं? तो हमने पर्यावरण की बात कही, क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता। कोचर साहब ने 450 साल का आंकड़ा दिया। 450 साल तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजरने के बाद की बात है। मोटे तौर पर बात यह कि प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता, केवल रिसाइकिल किया जा सकता है। इसी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात यह है कि जब प्लास्टिक को केवल रिसाइकिल किया जा सकता है तो हमारे इससे बचने के तरीके क्या क्या होंगे और ये हमें और किस तरह से हानिकारक नुकसान पहुंचा रहा है। पहली बात तो कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता, अतः जो अपशिष्ट प्लास्टिक है उसका निस्तारण हमारे सामने एक बड़ी समस्या है। दूसरा, ये पानी की बोतल आई है। मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताऊंगा। ये उपभोक्ता क्रांति की एक लंबी लड़ाई है। जब ये 90-95 की बात याद करो, 95 बात करो, जब ये बोतल्स में पानी का प्रचलन बढ़ा और आज भी आप इसे सामान्य भाषा में क्या कह के पुकारते हैं? मिनरल वाटर। मिनरल वाटर का अर्थ यह था कि जिसमें मिनरल्स उपलब्ध हो और आदर्श मिनरल के कंपोजिशन से वो वाटर लिए हुए। और ये जो प्लास्टिक है, इसकी गुणवत्ता को निर्धारित करने के लिए उस समय जो अधिनियम था, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, उसके दायरे में ये मिनरल वाटर नहीं था। मुझे याद आ रही है 1998 की एक सेंट्रल फूड लेबोरेटरी कलकत्ता की एक कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो हमारे मुख्य वक्ता भारतीय मानक ब्यूरो से कोई भाषण देने आए, अपना उद्बोधन देने आए, टीचिंग करने आए, उन्हें जो राजधानी के अंदर जो बोतल सप्लाई हुई उसका भी मानक तय नहीं था। राजधानी प्रिंट। बहुत लंबी लड़ाई के बाद मिनरल वाटर को उस समय प्रभावी कानून फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंदर शामिल किया गया। लेकिन देखो, उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ता की जागृति लड़ाई सेवा प्रदाता, विक्रेता, निर्माता के लाभ और उपभोक्ता के शोषण के बीच की लड़ाई है। उन्होंने भी उसके दायरे में आते ही एक नया रास्ता निकाल लिया। आज आप इस बोतल पे पढ़ें, इस पे कहीं भी मिनरल वाटर नहीं लिखा हुआ होगा। क्या लिखा हुआ होगा? पैकेट ड्रिंकिंग वाटर। और इसको ये शब्द लिख के पुनः कानून के दायरे से बाहर निकाल दिया गया। ये तो मैंने अंदर के पानी की बात कही। अब मैं इसकी प्लास्टिक की बात करूंगा।
भारतीय मानक ब्यूरो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये सभी प्लास्टिक की चीजों पर बात लागू होगी। भारतीय मानक ब्यूरो हर चीज का स्टैंडर्ड तय करती है और वो स्टैंडर्ड को तय करने का एक पैमाना होता है। जिस तरह से भारतीय मानक ब्यूरो करती है, उसी तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है, वो भी मानक तय करती है। अब ये प्लास्टिक केमिकल रिएक्शन नहीं देगा, यह गुणवत्ता का वो अंदर के पदार्थ को प्रदूषित नहीं करेगा, उसमें हानिकारक अवयव नहीं मिक्स करेगा। ये कैसे निर्भर हो? ये बड़ा गंभीर और मंथन का विषय है। उसके लिए चूंकि ये एक प्लास्टिक है जो केमिकल्स के द्वारा बना है, इस प्लास्टिक का व्यवहार प्रत्येक टेम्परेचर पर एक नहीं हो सकता। यह प्लास्टिक अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग व्यवहार करेगा और अलग अलग उसके केमिकल इफेक्ट्स होंगे। प्लास्टिक की बोतल का निर्माण तो आपकी दिल्ली की या गुड़गांव की एक फैक्ट्री कर रही है और यह प्लास्टिक की बोतल आपकी जम्मू में भी चलेगी, राजस्थान के धोरे, जैसलमेर और बाड़मेर में भी चलेगी जहां मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, और उस एरिया में भी चलेगी जहां सामान्य तापमान होगा। तो यूनिवर्सली क्या करते हैं, एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय कर लेते हैं। अब मुझे बताइए कि मिनिमम स्टैंडर्ड हिंदुस्तान में काम कर सकता है क्या? जहां टेम्परेचर का इतना वेरिएशन है, वहां वो मिनिमम स्टैंडर्ड काम नहीं कर सकता। तो जो भी प्लास्टिक की जो पैकिंग्स हैं, वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग लिक्विड के साथ, पदार्थ के साथ अलग अलग व्यवहार करते हुए आपके उसको प्रदूषित करते हुए आपकी शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित करते हैं। मैंने प्लास्टिक के दुष्प्रभावों को दो बिंदु में बांट दिया है। एक तो वो नष्ट नहीं हो सकता, दूसरा उसके पैकिंग मटेरियल्स और उनके साथ में उसका जो एनवायरमेंटल और लिक्विड इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। अगर कोई या विज्ञान का विद्यार्थी है, क्योंकि मैंने विज्ञान की बात छोड़े हुए 30 साल पहले केमिस्ट्री पढ़ी हुई है, कोई अगर कोई करंट में है तो मेरी इस बात को व्याख्यात कर सकता है। तो अलग अलग व्यवहार होगा, दो इसके नुकसान होंगे। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि हम इससे ये भी मान लिया कि ये उपभोक्ता का विषय है, ये भी मान लिया अलग अलग व्यवहार है, इसके दो नुकसान है। अब प्रश्न ये आएगा कि हम इससे छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि केवल समस्या गिनाने से काम नहीं चलेगा, उसके निवारण की बात भी करनी पड़ेगी। मैं सर पहला इंडिकेशन कर रहा हूं प्रशासन की ओर। अच्छा होता डीएसओ साहब भी रहते और कलेक्टर साहब भी, क्योंकि हनुमानगढ़ के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो हर शहर के लिए, लेकिन हनुमानगढ़ में रहते हैं, एक सड़क से निकलते हैं, इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। इस बात से निपटाने के लिए देखिए, हम जागरूकता ला सकते हैं, किसी को बाध्य नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र राष्ट्र है, या तो सरकार अपने कानूनों में परिवर्तन करे, इसके उत्पादन को रोके और रोके, जो बात पोत्र साहब कह रहे थे, तब रुकेगी। वरना बाजार का युग है, आपको खुद को अपने आपके परिवार में अगर कोई शादी का फंक्शन करना है और आप कह रहे हैं कि मैं मेरे आने वाले अतिथियों का भी ध्यान रखूंगा, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखूंगा, तो आपका जो जब बजट बनने लगेगा, उसको बनने लगेगी चीजें, तो ये बात आएगी कि साहब या तो ये इतना तो इसमें सफाई में दिक्कत आएगी, ये आएगी, इसमें डिस्पोजल होना चाहिए। डिस्पोजल की बात आएगी तो जयपुर के छोटी बड़ी चौपट पर बनने वाले पत्तल्स की बात आएगी, वो उनकी कॉस्टिंग देखोगे कि वो महंगी होगी, उनको अपन सर्व कैसे करेंगे, लगवाए कैसे, फिर छोड़ते हैं कि ये अपन जागरूकता की बात बाद में करेंगे, पहले तो अपन अपना काम करेंगे। तो मैं ये कहूं कि मैं इन चीजों से छुटकारा पा लूंगा, इतना आसान नहीं है कि मैं अपनी स्व प्रेरणा से, जब तक इसके कोई नहीं हो। पहली बात जो मैं कह रहा हूं उससे छुटकारा पाने के लिए, वो ये है कि इस देश में एक बड़ी और गंभीर समस्या है। ये मैं देश की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं उन विषयों को छू रहा हूं जो हमें मंथन करके सुधारने। वो है कचरे के अपशिष्ट के निवारण की। और पिछले
2 दशक से इस बात पर खूब मंथन इस देश के अंदर हो रहा है। ये कचरा भी हमारे लिए समस्या है, इसका निवारण कैसे करें? सर 2016 में विचार करते करते पहली बार इस देश के अंदर एक नया कानून आया 2016 के अंदर, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लागू हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि 2016 के अंदर ही ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 आए थे और उसके बाद में प्लास्टिक के लिए स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशंस आए और उनके लिए ये अपेक्षा की गई कि आप घर से लेकर सार्वजनिक संस्थानों तक, निजी संस्थानों तक कचरे को जब डालते हैं डस्टबिन के अंदर तो उसका वर्गीकरण करोगे, बाकायदा कलर के साथ वर्गीकरण करोगे और जो कचरे का निस्तारण करने वाली एजेंसियां हैं वो उसको पृथक पृथक संग्रह करेंगी। डिस्पोज ऑफ होने वाला कचरा डिस्पोज ऑफ के रूप में जाएगा और रिसाइकिल होने वाला कचरा जो है वो अलग रखा जाएगा। अब पहली बात तो क्या समस्या आती है, मैं आपको, आप चाहे बोर हो रहे हो, मैं 5 मिनट आपका जरूर दूंगा, तो बात बहुत मजेदार है, मुझे तो अच्छी लग रही है। सरकार में कानून बन गए, कानून वो भेज दिया आपकी नगरपालिका, नगर आयुक्त को, कोई नगरपालिका से है क्या, और वो इतनी बड़ी बुकलेट भेज दी, वो अंग्रेजी में कचरा अपशिष्ट निवारण के लिए। और अपने उत्तर भारतीयों की और छोटी जगह पे बैठे लोगों अंग्रेजी वैसे ही कमजोर है, तो मैं आपको एक सच्चे अनुभव की बात बता रहा हूँ कि वो बेचारे नगरपालिका वाले तो 2016 के अंदर उस बुकलेट को लिए घूमते गए, किसी के पास में अंग्रेजी पढ़नी आती है तो हमें ये बताओ कि ये निवारण कैसे होगा। और आज तक उनको इस बात के लिए ट्रेन नहीं किया गया, उन सफाई कर्मचारियों को, कि साहब ये आप कचरे का निस्तारण किस तरह से करोगे। फिर इसमें आप जानते हैं धनबल का खेल चालू हो जाता है कि साहब एक कचरे को जब संग्रहित कर दोगे तो एक जगह होगी, जगह से उसको अलग किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, एक किया जाएगा, उसमें बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े लोग शामिल हुए जिन्होंने शहर का कचरा एक जगह संग्रहित होगा, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, रिसाइकिल वाला रिसाइकिल में निकलेगा। अब वो किस तरह से हमारे लिए भयावह स्थिति बना हुआ है, जिला मुख्यालय पे इस बाईपास से निकल जाइए आपको पता। इसलिए कह रहा था कलेक्टर साहब होते तो बड़ा आनंद आता और जिला परिषद अधिकारी साहब बैठे रहते, हमारी बात को उन तक पहुंचाए, तब उपभोक्ताओं को लगता कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाए। तो वो जो भयावह स्थिति है वो पहला कदम है जागरूकता से पहले, जो आपने कानून बना दिए उनको क्रियान्वयन करने का। क्योंकि जो प्लास्टिक निवारण के लिए नियम बने हैं उसमें प्लास्टिक को आपने अलग एकत्रित करना है और उसको रिसाइकिल के लिए, ये पहला बिंदु है जो अगर हम इससे निवारण चाहते हैं तो करना पड़ेगा। ये केवल जागरूकता की बात नहीं है उपभोक्ताओं को, ये सिस्टम के लिए बात है। पहला काम तो सिस्टम को ही करना पड़ेगा, चाहे कोचर साहब मेरी उस बात से सहमत नहीं हो, चाहे विनिर्माण की बात है, वो पहला सिस्टम। दूसरी बात जागरूकता की आती है। जागरूकता के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम प्लास्टिक का परित्याग करें, लेकिन ये कितना संभव आप देख लीजिए, प्लास्टिक की बात करते करते प्लास्टिक की बोतल आ ही गई, ये नहीं कहा। तो हमें उन पौराणिक व्यवस्थाओं को इस्तेमाल करना होगा। मैं यह याद करूंगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की मैं प्रशंसा कर रहा हूं, मैं उनका साथ हूं, लेकिन किसी की भी अच्छी बात है उसका कहना चाहिए। लालू प्रसाद यादव साहब ने स्टेशन के ऊपर चाय के लिए दोबारा सिकोरे चालू किए थे, मिट्टी के कूलर, उससे दोनों फायदे थे। वो लोग जिनका व्यवसाय खत्म हो रहा था, रोजगार खत्म हो रहा था, उनका रोजगार भी पनप रहा था और ये समस्याएं भी खत्म हो रही थी। आज स्टेशन पे सबसे ज्यादा प्लास्टिक की भयावह स्थितियां हैं, जिन्हें देखकर हमें, अगर ये इन बातों पे विचार कर लिया और सुन लिया, उसके बाद में यहाँ से अब
हनुमानगढ़ से घर जाते हुए ऑफिस जाते हुए जगह जगह प्लास्टिक का देखने लग गए तो हो सकता है शाम को आपको नींद नहीं आए, 2-3 दिन इसी के फोबिया में रहना पड़ता। तो ये जो तरीके हैं, इन तरीकों को हमने अपने जीवन में अपनाना होगा, जिसमें चाहे मैंने आपको छोटी चौपट बड़ी चौपट में बिकने वाले पत्रों की बात कही, चाहे कूलर्स की बात कही, चाहे प्लास्टिक के कम उपयोग की बात कही, चाहे सब्जी लेने जाते समय वो खुद का अपना पुराना जमाने का थैला बनाकर ले जाएं उसकी बात कही, चाहे उन बातों को जो है वो करना पड़ेगा। और देखिए मैं तो एक बात फिर कहूंगा, आप सब कुछ नागरिकों से अपेक्षा मत कीजिए। देशभक्ति भी तब पैदा होगी जब मेरा इस देश में मन लगेगा। देशभक्ति आप जबरदस्ती पीट के पैदा नहीं कर सकते। और वो कैसे होगी? वो आपका सरकार अपना काम करे, अधिकारी अपना काम करे, इन कानूनों को, जो कानून तो बना दिए उनको क्रियान्वित। कितनी वेदनापूर्ण स्थिति है, मैं इंतजार कर रहा हूं कलेक्टर साहब का, उनको ज्ञापन देके जाऊंगा। संग्रिया में मैंने पिछला दिवस इसी बात को लेकर मनाया। संग्रिया में 6 विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद हैं, 1 कार्यरत है। 2 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, दोनों रिक्त हैं। 5 चिकित्सा अधिकारी के पद हैं, 1 रिक्त, 1 भरा हुआ, 4 रिक्त हैं। 13 में से 3 काम कर रहे हैं। सरकार कलेक्टर साहब भर्ती पे डाल देंगे, हम उन पे डाल देंगे, वो पैसे पे डाल देंगे, चीजें वहां की बात। मैं समझता हूं कि हमें यहां से बात उठानी चाहिए। ये तो मैं ज्ञापन लेके आया हूं, ढाल साहब बैठे हैं, आप बता दें। एक बहुत लफड़ा हो रहा है इस जिले के अंदर, आपको पता है? मैं तो इनको चिट्ठी लिखता रहता हूं, इसलिए हो सकता है इनके नॉलेज में हो। आपके बाट माप का जो अधिकारी है वो पहले था जिला उद्योग केंद्र, और उसको सरकार ने कानून बदलकर आप में मर्ज कर दिया। मैं सही जानकारी दे रहा हूं कि जिले के अंदर कोई बाट माप की जांच करने वाला अधिकारी नहीं। ये दिवस ही दिवस है, और जो चिल्लाने वाले वो चिल्लाते हैं। ठीक है, इसी तरह खाद्य निरीक्षकों की स्थिति बता दीजिए सर। वो भी अब तो आपसे लेके वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दे दिया, विभाग बदलते हैं। एक ही कार्यरत पूरे जिले के अंदर, एक कार्यरत है। और वो क्या होता है मैं बता देता हूँ, कोई खुली हुई बात है, इसमें कुछ नहीं। जब वो गंगानगर वाला अधिकारी आएगा, या पहले वो जिला उद्योग केंद्र के नीचे आता था, वो कहीं और में बैठा होगा, वो कहेगा 31 मार्च जाने वाली है, वो सारे ना अपने वो बाट माप के फीस जमा करा के उसका रिन्यूअल करवा दो। ठीक है, अब वो बेचारा एक खाद्य निरीक्षक कहां से सैंपल लेगा? वो ये कहेगा कि वो ना भी आप मैं संग्रिया आ रहा हूं यार, 2-4 वो जो पूरे करवा देना, तो वो सैंपल सब सही आएंगे। अच्छा प्रयास हो रहा है, बहुत प्रयास हो रहा है। वो आप बता रहे थे, सर बता रहे थे, बहुत अच्छा प्रयास उन्होंने अभी नवीन जैन साहब ने एक नया एक्सपेरिमेंट सोशल मीडिया के ऊपर जो फेसबुक पेज का किया है, उसको कंप्लेंट्स भी ले रहे हैं, और बहुत मोटिवेशन का काम। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हो रहा, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन बात वही है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। और वो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है किससे आएगा? इस मनोभाव से आएगा। वो जब हर आदमी, हर कार्यकर्ता, हर पद पे बैठे व्यक्ति के मन में जो भाव जागेगा, तब इनकी सार्थकता होगी। लेकिन ये आवाजें बुलंद होती रहेंगी। ये विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ताओं की आवाजें, नागरिकों के अधिकारों की आवाजें बुलंद होती रहेंगी, और तेजी से बुलंद होती रहेंगी। इस अपेक्षा के साथ धन्यवाद।